वेलकम गाइस टू दिस वर्कशॉप। और यार हम इस वर्कशॉप में बात करने वाले हैं कि एक इम्प्रेसिव और किलर रेज्यूमे कैसे बनाया जाए। तो किलर रेज्यूमे क्यों यार? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंडस्ट्री में क्या है, तुम्हारा रेज्यूमे, और तुम्हारी मनचाही जॉब तुम्हें तुम्हारा रेज्यूमे ही दिला सकता है। तो रेज्यूमे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन एक इम्पैक्टफुल रेज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सुभाष मलिक सर, जो हमें बताएंगे कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाया जाए। और हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम द लिंक्स बिलो। लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल रिज्यूम पेज के ऊपर, और राइट हैंड पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे। टॉप पे फ़ोटो के नीचे अपना नाम लिखेंगे, नाम के नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी लिखेंगे हम ईमेल के नीचे। उससे ये फ़ायदा मिलता है कि हमारा मोबाइल किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, खो गया है या ब्लॉक हो गया है या तो बड़े रीज़न हो जाते हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी आती है, तो ऑल्टरनेटिव नंबर में हमारे फैमिली मेम्बर का होना चाहिए ताकि वो हमें कनेक्ट कर सके इजीली। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो खाली है हमारी, इसी के अलाइन करके अपना एड्रेस लिख देंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह कि यदि राइट हैंड साइड में नाम ईमेल वगैरह 3 लाइनों में लिखा है तो एड्रेस भी स्प्लिट करके 3 लाइन में लिखेंगे ताकि वो अलाइन हो जाए। उसके बाद नीचे लाइन खींच देंगे तो सेग्रीगेट हो जाएगा, एक सेगमेंट बन गया पूरा हमारा ये। उसके बाद लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव टाइटल। करियर ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पहली कैच यहीं पर होती है एम्प्लॉयर के लिए कि हमने करियर ऑब्जेक्टिव से हमारा वो आइडिया लगाता है कि हमारी पर्सनैलिटी या हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक वे में कितनी है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गूगल से कॉपी करके लिख देते हैं। वो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे आर अनएबल टू आंसर, समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या विज़न है क्या नहीं है। तो नॉर्मली आदमी को अपना 20 साल की लाइफ का विज़न होना चाहिए आगे, उस हिसाब से करियर ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करना चाहिए। गूगल से हेल्प मिल जाएगी आपको सेंटेंस बनाने में और वर्ड्स को चुनने में, ताकि एक इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल हमारे वर्ड्स चूज़ करके और वो डिज़ाइन हो जाए। 3 लाइन का बेटर रहता है इससे हमारा करियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद लाइन खींच के सेगमेंट अलग हो जाएगा ये, और इसको हम सेगमेंट को करियर ऑब्जेक्टिव को इटैलिक्स में भी कर सकते हैं ताकि अलग से नज़र आ जाए विजिबिलिटी के लिए। उसके बाद नीचे हमारा कॉलम आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, टाइटल डलेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले ईयर होगा, फिर उसके राइट हैंड पे उस डिग्री या कोर्स का नाम होगा, उसके बाद राइट हैंड पे उसका इंस्टीट्यूट होगा, फिर राइट हैंड पे उसका गवर्निंग बोर्ड होगा या यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद सब्जेक्ट्स कॉमा लगा के लिख देंगे, और सबसे लास्ट राइट कॉलम में टोटल परसेंटेज हमारी क्या आई थी उस क्लास की वो लिख देंगे। क्लास का मतलब उस कोर्स की एग्रीगेट फाइनली। यस सर। ये हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल डलेगा हमारा एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स। नॉर्मली ये टेक्निकल होती हैं, तो जो भी एडिशनल हमने कुछ चीज़ें स्टडी की हुई हैं, सीखा हुआ है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन सेम पैटर्न में डिसेंडिंग ऑर्डर कि लेटेस्ट स्टडी क्या सीखा आपने, उसका पूरी डिटेल लिखेंगे, नाम लिखेंगे, किस इंस्टीट्यूट से सीखा, कहाँ से सीखा वो लिखेंगे। और इसमें सेल्फ लर्निंग भी लिख सकते हैं यदि आपने अपने आप सेल्फ लर्निंग से भी सीखा है तो। उसके नीचे लिखेंगे टाइटल हम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप या कोई जॉब भी करी है, लेकिन एक्सपीरियंस ये जॉब करी तो 6 महीने से कम का काउंट नहीं होता है, यानी उसको ग्रेविटी नहीं मिलती है, वेटेज नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगेन क्या क्या एक्सपीरियंस लिया हमने वो सारी चीज़ें लिखेंगे उसमें। यस सर। कहाँ पर लिया था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कितना ड्यूरेशन चला वो, और उसके बाद हमारी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या रही लास्ट में, और कोई अवार्ड वगैरह मिला या कोई अचीवमेंट हुआ उसमें तो वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा हमारा अचीवमेंट्स में। और इसके अलावा भी अचीवमेंट्स हो सकते हैं, हमें कोई भी अवार्ड्स एक्कोलेट्स मिलते हैं हमें लाइफ में। यस सर। वो किसी भी एरिया में हो सकते हैं हमारी लाइफ के। यू कैन मेंशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कहाँ से मिला था, किसने दिया था, किस चीज़ का मिला था, आपकी पोजीशन क्या थी, ये सारी क्लैरिफिकेशन हमें कॉलम वाइज देनी चाहिए विदाउट मेकिंग ए टेबल। उसके बाद आता है हमारा हॉबी और इंटरेस्ट। यहाँ फिर बहुत बड़ा कैच होता है हमारा हॉबी इंटरेस्ट में कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉबी को वेग लिख देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिख दिया गार्डनिंग, ट्रैवलिंग या मेकिंग फ्रेंड्स, सर्फिंग,
नेट, दूसरा लिखते हैं इंटरेक्टिंग विद पीपल। तो ये सब वेग एरियाज हैं। हॉबी वो होती है जो आप प्रैक्टिस करते हैं और आप एंजॉय करते हैं प्रैक्टिस करते हो उसे, वो हॉबी लिख सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट एरिया होते हैं, कोई चीज़ सीखनी है आपने, लर्निंग, कोई म्यूज़िक है आपका इंटरेस्ट एरिया हो सकता है, और म्यूज़िक ऑर्गन आपको आता है, म्यूजिशियन कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो आपकी हॉबी हो सकती है। अकॉर्डिंगली आप जितनी भी आपकी हैं हॉबी इंटरेस्ट, 2 या 3 4 हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ये। इसका भी प्रोफेशंसी लेवल आप लिख सकते हैं, किस लेवल तक आपको ये आता है, कितनी नॉलेज है आपको, जिसका फ़ायदा आपको जॉब में भी मिलता है और सिलेक्शन में भी मिलता है। इसके बाद आता है कॉलम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, रेफरेंसेस के लिए नॉर्मली लोग लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। आप एक लाइन लिख सकते हैं, रेफरेंसेस ऑन डिमांड। यदि कंपनी ने मांगे हैं एडवर्टाइजमेंट में या उन्होंने डिमांड की है कि प्रोवाइड योर रेफरेंसेस, देन यू कैन पुट द रेफरेंसेस। उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और उसकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जिसका रेफरेंस भी आप लिख रहे हैं उसको बता दीजिए कि आपने उसका रेफरेंस लिखा है, तो ही और शी में गेट ए कॉल फ्रॉम द वेरिफिकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उसके बाद हम लिखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारी डेट ऑफ बर्थ आती है, और फादर नेम मदर्स नेम आ जाता है, नेशनैलिटी आ जाती है हमारी, इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये क्लोज हो जाता है, और अब आ जाता है सिग्नेचर का कॉलम। तो राइट हैंड पे हम सिग्नेचर लिख के नीचे नाम लिख देंगे ब्रैकेट में, और स्पेस, सिग्नेचर और नाम के बीच में स्पेस छोड़ देंगे साइन करने के लिए। अब ये हमारी 3 लाइनें हुई है, खाली छोड़ दी हमने सिग्नेचर की, नाम की। सिमिलरली लेफ्ट हैंड पे प्लेस और डेट अलाइन कर देंगे आप उसको, खाली स्पेस छोड़ देंगे वहाँ भी, तो वो लाइनें अलाइन हो जाएंगी, लुक अच्छी निकल आएगी इसकी जब हम प्रिंट निकालेंगे तो। इसके बाद आता हमारा डेट में एक ध्यान रखना चाहिए, जब भी प्रिंट निकालें तो डेट पेन से लिखें, अच्छा रहेगा। टाइप भी करके प्रिंट निकाल सकते हैं, अच्छी बात है, पर एवरी टाइम यू हैव टू टेक आउट द न्यू प्रिंट। यस तो सर। कीप इन माइंड कि ब्लैंक छोड़ देंगे, हाथ से लिख देंगे, और करंट डेट लिखेंगे, प्लेस वहाँ जहाँ पर आप हैं। उसके बाद हमारा आता है इसका प्रिंटिंग का कंसेप्ट, कि अब रिज्यूम हमारा ड्राफ्ट बन गया, तो एक कॉपी प्रिंट निकाल के रफ पेज पे आप उसको चेक कर लें थारोली, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या लुक में, फॉर्मेटिंग में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ध्यान ये रखना होता है कि स्पेलिंग ऑटो चेक करने के बाद भी हमारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं, तो बी केयरफुल कि गलत जाना गलत है, नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा बैड इंप्रेशन और इमेज ख़राब होती है। चेक कर लें, करेक्शन कर लें। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने रखा है और फ़ॉन्ट स्टाइल रखा है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री ट्रेंड है वो टाइम्स रोमन है, कैलिबरी है, एरियल है और वरदान चलता है। ये सारे 11 नंबर में 12 नंबर चलेंगे या 11 नंबर चलेंगे। वरदान 12 नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो 11 पे ही रखेंगे उसे, या 10 पे रखेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब आपने जेंडर और मैरिटल स्टेटस नहीं लिखना है उसमें, ये हमारे कुछ डोंट्स में आते हैं। पासपोर्ट की डिटेल नहीं चाहिए उसमें। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा जो फ़ोटो होता है हार्ड कॉपी में चिपका देते हैं अपनी हार्ड कॉपी फ़ोटो की, तो ज़्यादातर लोग पुरानी चिपका देते हैं, जो अवेलेबल है डाल दी, नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। और आजकल चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल प्रिंट कर दें और प्रिंट निकलवा लें, ब्लैक एंड वाइट अच्छी तरह काम करती है, दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लुक बनानी है तो कलर भी प्रिंट निकाल सकते हैं आप, तो वो आपका इंप्रेशन ठीक बनेगा उससे। उसके बाद कभी भी आप अपने जो फॉर्मेटिंग है रिज्यूम की, ज़्यादा ब्यूटीफाई ना करें। उसमें बहुत से लोग स्क्रीन कर देते हैं, रिवर्स में कर देते हैं, हाई फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। ये रिज्यूम आपका 2 पेज से ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। मैं ये पहले ही मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 1.5-2 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो भी तब है जब आपका एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप काफ़ी डिटेल्स हैं, या अचीवमेंट्स की लिस्ट लंबी है आपके पास, कि हर जगह आपने अचीवमेंट्स किए और आपको अच्छे प्राइजेस मिले, तो लिखने ज़रूरी है इमेज बनाने के लिए, तो 1.5 पेज ये बन जाता है ये, दैट इज़ फेयर इनफ साइज़ ऑफ द रिज्यूम जो है डॉक्यूमेंट। दूसरी बात है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं देनी है। कोई भी चीज़ जहाँ भर रहे हैं वो पूरी दें, उसमें डेट, टाइम, प्लेस नॉर्मली कंप्लीट होने के लिए ही होता है, कहाँ से किया, सोर्स क्या था, और कोई आपकी लाइकिंग है तो आप लिख सकते हैं उसमें, अपने जो हॉबी और इंटरेस्ट में है, तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्मली, और स्पेसिफिक जितना लिखेंगे फोकस्ड, उतना आपको उसका इम्पैक्ट और रिजल्ट मिलेगा।
यहाँ तक ये सारा ठीक हो गया। अब हमने रफ चेकिंग करके करेक्शन कर लिया, फाइनल प्रिंट निकालना है। फाइनल प्रिंट हमेशा जब भी जाएं तो 2 या 3 कॉपी निकाल के ले जाएं और वो ब्लू पेन से साइन करें। सबसे बड़ी बात, एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रखें उसे ताकि गंदे हाथ नहीं लगे उसके ऊपर, और एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाएं। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है। और फोटो कॉपी ना करें, फोटो कॉपी नॉर्मली साफ़ नहीं आती है, मशीनें ऐसी होती हैं उनकी। तो लेज़र वाला प्रिंट हमेशा अच्छा रहता है बजाय के इंकजेट के। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो यहाँ तक, हमारा रिज्यूम पूरा हो जाता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। तो सर जब हम हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स लिख रहे हैं तो हम जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमारी हॉबीज़ भी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, बेटर होगा? ऐसा नहीं होता। हॉबी हम कोई चूज़ ही नहीं होते हैं, हॉबी हम चुन के नहीं बनाते हैं। हॉबी हमारी नेचुरल वो दिखाती है, हमारी नेचुरल पर्सनैलिटी क्या है। सपोज यू आर ए नेचर लवर, तो आपकी हॉबी क्या होगी? कीपिंग पेट्स। और नहीं तो आप नहीं रह सकते, जगह नहीं है हमारे पास, या प्रॉब्लम है, कॉस्ट ज़्यादा है, यू कैन फीड स्ट्रीट डॉग्स। यस सर। So it shows your love towards nature, and we are all living beings. Gardening, it is Yes, also touching with the nature. इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग, यस सर। अब ट्रैवलिंग होता है वाइल्ड फोटोग्राफी, एडवेंचरस ट्रैवलिंग, Yes, या sir. जंगल्स में, फॉरेस्ट में, हिली एरियाज में एडवेंचर है, बीचेस में। अब ये क्या ट्रैवलिंग है, तो क्या होता है, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमेना। तो वी लव नेचर, इट शोज। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी हॉबी से हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू, आपको आंसर ही नहीं होगा। राइट। तो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो लिखें, नहीं करते तो अभी से आदत डाल लो, ताकि 6 महीने 1 साल में आपकी आदत डेवलप हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। इंटरेस्ट एरिया होते हैं, कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको म्यूज़िक सीखना है, आप म्यूज़िक अच्छा आता है, तो म्यूज़िक का तो इतना है कि बंदा कहता है म्यूज़िक तो यार स्पिरिचुअल तो होगा ही है। एक वो डायरेक्ट हमारा स्पिरिचुअलिटी के साथ म्यूज़िक का कनेक्शन है पुराना, दैट इज़ साइंटिफिक। तो उससे क्या होता है, अगला कहता है म्यूज़िक है अच्छा। जब कल्चरल प्रोग्राम होते हैं कंपनी में, उसे लगता है उस बंदे को बड़ा अच्छा म्यूज़िक आता है, हारमोनियम आता है या तबला आता है। इवन माई सन को बड़ा बोंगो में बड़ा एक्सपर्ट था वो, तो स्कूल में जब भी प्रोग्राम होते हैं बोंगो मिल जाता था उसे बजाने के लिए, और अपना कल्चरल प्रोग्राम में बिजी हो गया। अब क्या हो रहा है, हर जगह विजिबल हो गया कि बोंगो तो ये बच्चा ही बजाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट था उसमें। अभी हॉबी थी, उसकी इंटरेस्ट था, लेकिन उसको फायदा मिला इसका लॉन्ग टर्म में। So one more question कि suppose someone has some extra curricular Yeah. achievement, or suppose like someone has a degree in some classical dance, so is Yeah. it important to attach the photocopy of the degree as well? बेटर रहता है, प्रूफ तो होनी, एविडेंस है हमारा। Yes sir. लेकिन एविडेंस ना भी हो तो इंटरव्यू तो 2 क्वेश्चन पूछेगा और प्रोफिशिएंसी मेजर कर लेगा। Yes. वो कहेगा आपने ये किया, अच्छा वहाँ टीचर कौन था, प्रिंसिपल कौन था, कितने दिन का कोर्स था, आपके साथ साथ कौन थे, क्योंकि वो तो ऐसा ग्रुप होता है कि हर एक ग्रुप के सीख रहे होते हैं एक ही Yes, क्लास में। sir. ठीक है। दूसरा, आपने कहीं परफॉर्म किया क्या, या होगा अच्छा आपने कोर्स किया, क्या फ़ायदा मिला आपको। तो नेचुरल जो हमारी हॉबी इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं यूज़ तो होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर है तो कहीं तो यूज़ होगी लाइफ में वो। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में हम बता पाएंगे, और नहीं बता पाएंगे तो मेजर कर लेंगे बंदा घुमा रहा है या झूठ बोल रहा है। Yes, sir. इसलिए एविडेंस लगा देंगे तो बेटर रहेगा, नहीं भी लगाएंगे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में वी कैन प्रूव इट कि यस वी नो इट। तो ये चीज़ें हैं। और कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, Thank you. Thank you so विश much, यू ऑल sir. द बेस्ट, थैंक यू।